आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी का नाम है इंपीरियल टोबैको कंपनी। कुछ पिछले साल में कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो काफ़ी स्टैग्नेंट था, बट कुछ एक साल में कंपनी ने 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पहले कंपनी ऑपरेट करती थी, काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यूज आते थे कंपनीज के वो आते थे सिगरेट से, बट अब कंपनी मूव कर रही है टूवर्ड्स एफएमसीजी सेक्टर। तो हम स्टार्ट करेंगे कंपनी की इंट्रोडक्शन के बारे में। कंपनी 1910 में आई थी और कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है और कंपनी काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जैसे कि सिगरेट, होटल्स, पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्रीकल्चर बिजनेस सेक्टर में। तो कंपनी के मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज आते हैं सिगरेट से, फिर आते हैं एफएमसीजी से, फिर आते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में ये होता है कि ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है वीट और पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। कंपनी का ब्रांड है क्लासमेट, जो कि बहुत फेमस ब्रांड है। ये रजिस्टर्स भी बनाते हैं, ये इनकी काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी हैं। कंपनी एक्सपोर्ट भी काफ़ी करती है और कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में से आती है। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एचयूएल, नेस्ले जैसी और ब्रिटानिया जैसी कंपनीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस की। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? देखो, जब भी आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्या कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ज़्यादा दे रही है? क्या कंपनी डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छी है कंपनी के नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, कंपनी कम से कम लीवरेज ले रही है? ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप मार्केट कैप की बात करते हैं तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है पूरी इंडिया में। ये कंपनी इस साल 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का डिविडेंड दे चुकी है। और बात रहती है प्राइस अर्निंग रेशियोज की, प्राइस टू बुक रेशियोज की, तो ये रेशियोज काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स, जिससे हमें पता चलता है कि ये अंडरवैल्यूड स्टॉक है। बट कुछ पिछले सालों में इस स्टॉक ने 60% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी के जो मार्केट कैप है वो सेकंड लार्जेस्ट है एफएमसीजी सेक्टर में और ये निफ्टी इंडेक्स में काफी बड़े प्रोपोर्शन में इसका मार्केट कैप होता है। अब बात करते हैं कंपनी की सेल्स फिगर्स की। कंपनी की जो सेल्स फिगर्स हैं वो काफी बड़ी हैं, 90,000 करोड़ से भी ग्रॉस सेल करती है कंपनी। और इस साल का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 15,000 करोड़। कंपनी जो अपने प्रॉफिट होती है, जैसे नेट प्रॉफिट फिगर्स होती हैं, उसमें से मेजर पार्ट डिविडेंड दे देती है और बाकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करती है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि इतना डिविडेंड देने से कंपनी के जो फ्यूचर रिस्पेक्ट होते हैं वो काफ़ी बेकार हो जाते हैं, क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देगी और कम से कम इन्वेस्टमेंट करेगी उसके जो फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं, रेवेन्यू ग्रोथ के चांसेस हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं। कंपनी काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर पे फोकस कर रही है। कंपनी सिगरेट से हटना चाहती है और टूवर्ड्स एफएमसीजी, होटल, पैकेजिंग सेक्टर पे जाना चाहती है, क्योंकि ईएसजी फंड्स जो होते हैं वो ऐसी कंपनीज में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि अनएथिकल होती है, जैसे अल्कोहल कंपनीज, सिगरेट कंपनीज। तो अपना रिटेल बेस इन्वेस्टर्स का बढ़ाने के लिए इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करी है। आने वाले टाइम में थ्रू प्रीमियमाइजेशन ये अपनी प्रोडक्ट लाइन ऐसी बना रही है जिससे कि कम सेल में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन क्रिएट कर सके। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से फार्मर्स से रिलेटेड है। कंपनी 4 मिलियन से भी ज़्यादा फार्मर्स के साथ डील कर रही है, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं अपना, ये डायरेक्ट फार्मर्स से कर रहे हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्ट फार्मर्स जो थे अपना जो प्रोड्यूस है वो मिडिल मैन को बेचते थे। इससे क्या होता था कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता था और कई बार उनको नुकसान भी झेलना पड़ता था। बट आईटीसी ने क्या किया, रादर देन सोर्सिंग इट्स मटेरियल फ्रॉम मिडिल मैन, इन्होंने फार्मर्स को कांटेक्ट किया और इतना अच्छा इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया कि उस प्लेटफॉर्म से फार्मर्स आईटीसी को डायरेक्ट अपना प्रोड्यूस बेचने लगे, जैसे वीट, मिल्क, ऐसे जैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है आईटीसी की वो काफ़ी अच्छी हो गई और इनकी जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे वो काफ़ी कम हो गए, क्योंकि देखो मिडिल मैन काफ़ी इंडिया में जो भी
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल होती है तो मिडलमैन सबसे ज़्यादा मार्जिन खा जाते हैं। तो आईटीसी ने इस काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कंपनी के पास 200 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। देखो कंपनी रॉ मटेरियल भी परचेज करती है, मैन्युफैक्चरर भी करती है, और कई बारी जब इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये आउटसोर्स भी करती है। जैसे आशीर्वाद आटा का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी की जो आशीर्वाद आटे की सेल है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट इस पे जो प्रॉफिट मार्जिन है थोड़े कम है। बट कंपनी जितना भी आउटसोर्स करती है, ये जितना भी आटा बनाती है, ये थ्रू छोटे छोटे जो आटा मिल ओनर्स होते हैं उनसे बनवाती है। अब बात करेंगे कंपनी के एक्सपेंसेस और सेल्स के बारे में। कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही, काफ़ी स्टैग्नेंट रही है कुछ पिछले साल में, और एक्सपेंसेस भी थोड़े थोड़े बढ़ते रहे हैं। तो कंपनी की जो सेल्स फिगर्स हैं वो काफ़ी नहीं बढ़ी हैं। इसका ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि कंपनी ने इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करी, इतने प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे। क्योंकि बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज क्या होती हैं, छोटी छोटी कंपनीज को खरीदती हैं और उनको बाद में एक्सपैंड करती है। तो कंपनी के जो मेजर रेवेन्यूज आते हैं वो आते हैं सिगरेट से, फिर आते हैं एफएमसीजी से, फिर आते हैं एग्री बिजनेस से, फिर आता है पेपर बोर्ड से। तो पिछले साल में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया है, काफ़ी ज़्यादा होटल्स खोले हैं और काफ़ी ज़्यादा एफएमसीजी में अपने आप को फैलाया है। ड्यू टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट इश्यूज कंपनी ने इस साल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल के प्राइसेस वर्ल्ड ओवर इंक्रीज हो गए थे। तो इन्होंने वीट और पेपर को काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट किया है, जिससे कि इस साल इनको काफ़ी अच्छे मार्जिन दिखे हैं। कुछ पिछले साल में रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस स्टॉक से हटा है, बट एफआईआईज जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने इस कंपनी में स्टेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। तो कंपनी में फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो तकरीबन 42% के करीब है, दोनों का सेम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं बाहर की कंपनी जो कि इन्वेस्ट करती है इंडिया में, और डीआईएस होते हैं पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो इस कंपनी का स्टॉक परचेज करती है। और पब्लिक में आता है रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हमारे जैसे। तो कंपनी के स्टॉक प्राइस कुछ पिछले सालों में इतना बढ़ता नहीं था, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लूज हो गया। बट जैसे ही कंपनी का जो शेयर प्राइस बढ़ा तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट था इस स्टॉक में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब बात करेंगे कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में कि हमें इस कंपनी में शेयर्स क्यों खरीदना चाहिए। देखो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये एक इकलौती कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर में जिसका जो लीवरेज है वो सबसे ज़्यादा कम है। और कहा जाता है जिस कंपनी में लीवरेज कम होता है वो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स देती है और उनका जो गोइंग कंसर्न के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा है कंपनी जो डिविडेंड देती है वो काफ़ी अच्छा देती है। अगर शेयर प्राइस से कंपेयर करते हैं तो कंपनी 3.38% का डिविडेंड देती है। और अगर पे आउट रेशियो की बात करते हैं जो कि कंपेयर करती है नेट प्रॉफिट फिगर से, तो कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का 93% अपने शेयर होल्डर्स को पैसा वापस कर देती है। कंपनी ने 1300,000 करोड़ से भी ज्यादा का डिविडेंड दिया है और कंपनी की डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन है जिसमें काफी ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स का होने से क्या होता है कि कम सेल में भी ज्यादा मार्जिन कंपनी प्रोड्यूस कर सकती है। अब बात करेंगे कंपनी की बुराइयों के बारे में। कंपनी की जो सेल्स फिगर्स हैं वो इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं ग्रो कर रही, और इसका सबसे मेजर रीजन है कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन मोड में नहीं डाल रही। कंपनी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा रेगुलेटरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फुल राइट्स हैं कि इस सेक्टर को टैक्स करने के। और इस कंपनी में जब भी बजट आता है और टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ाया जाता है तो इस ऐसी कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब बात करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी का जो रिजर्व्स हैं वो एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा रिजर्व्स में से आता है। माना जाता है जिस कंपनी के पास ज्यादा रिजर्व्स होते हैं उनकी जो वॉलेटिलिटी होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन होती है उनकी शेयर प्राइस की और प्रॉफिट मार्जिन्स की, वो कम होती है। ऐसी कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती रहती है। और जिस कंपनी में रिजर्व्स कम होते हैं उनको थोड़ा रिस्की माना जाता है। कंपनी के फिक्स एसेट्स भी बहुत अच्छे हैं और कंपनी की जो बैलेंस शीट और कैश फ्लोज है वो काफ़ी पॉजिटिव है। बट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ज़्यादा है कंपनी में, बट सारे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज हो जाते हैं। क्योंकि देखो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं जो कंपनी धंधे से पैसा कमाती है, और फाइनेंसिंग होती है जो कि ये डिविडेंड पे कर देती है। अब हम बात करेंगे कंपनी के पीयर्स से। पीयर्स कौन से हैं? कंपनी के
पीएस है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है पूरे एफएमसीजी सेक्टर में, और सेकंड लार्जेस्ट है आईटीसी का। अब हम कंपेयर करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियोज को और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को। ये दोनों रेशियोज बताती है कंपनी अपने पीएस के मुकाबले क्या प्राइसी है जहाँ फिर अंडर वैल्यूड है। तो हमें ये देख के पता चलता है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब ये होता है कि कंपनी कम एक्सपेंसिव है। तो जो भी कंपनीज अंडर वैल्यूड होती हैं वो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा रिटर्न देके जाती हैं।